नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जहां से परीक्षा में प्रश्न आपके खूब दबा के पूछे जाने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं महोदय जिनसे पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं टॉपिक को मैं एनालिसिस कर रहा था, पूरे के पूरे पेपर को विभिन्न विश्वविद्यालयों के। मैंने देखा कि भाई ये इन टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी कि गुरुजी ऐसे जो है वीडियोज़ आई जिसमें आप ये बताएं कि इन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल लानी चाहिए, तो मैं लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर 1 के, पेपर 2 का भी जल्द ही मैं लाऊंगा। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 1 में आपको पढ़ना तुलनात्मक सरकारें और राजनीति। तुलनात्मक सरकारें और राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। तो इसके टॉप 10 टॉपिक ये हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ये 10 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के 5th सेमेस्टर में है, 2025 में पेपर देने जा रहे हैं आप, चाहे पेपर आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप का हो रहा हो, चाहे आपका OMR टाइप का हो रहा हो, यानी कि MCQ टाइप के आ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखिए, पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है भैया? पहला टॉपिक आपका है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लेना है। देखिए, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं से परीक्षा में प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जो है एक प्रकार से संयोग और वियोग का शिशु भी कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान में क्या हुआ है? ब्रिटेन का संविधान जो है ऐसे नहीं बन गया। ब्रिटेन का संविधान विधि का शासन है। विधि मतलब कि कानून का शासन है। जैसे ब्रिटेन में कोई मुद्दा आया, कोई केस आया किसी कोर्ट में, तो वहाँ पर जब उस मुद्दे को लेकर के कोई फैसला सुनाया गया तो फैसला भी अपने आप में एक कानून के रूप में काम करता है। ब्रिटेन का संविधान, सबसे पहली बात है कि आलिखित संविधान है, विधि का शासन है, ठीक है। और इसके अलावा वो एक प्रकार से आधारित है किस पर? अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय का मतलब क्या होता है कि वो जैसे जैसे समय बीतता है और सिचुएशन बदलती है, वैसे वैसे एक प्रकार से कोई काम होता है या कोई मुद्दा आता है तो मुद्दे पर जो निर्णय लिया जाता है वही निर्णय कानून बन जाता है। तो इस तरीके से समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बन जाती, तो अभिसमयों पर आधारित है। तो ये विशेषताएँ इसकी बहुत सारी हैं वैसे, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान की हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको एक प्रकार से जल्द ही एक प्रकार से आपको मिलेगी चीज़ें, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि विकसित संविधान है, आलिखित संविधान है, इसके अलावा लचीला संविधान है, परिवर्तनशीलता इसमें खूब आपको मिलेगी। लचीला संविधान है, परिवर्तनशीलता आपको मिलेगी। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में कि एकात्मक शासन है, यहाँ पर संसद की संप्रभुता है, ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है, या वियोग और संयोग की संतान या शिशु कहा जाता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। लोकतंत्रात्मक शासन यहाँ पर है। राज्य का अध्यक्ष यहाँ पर एक प्रकार से राजा होता है, वंशानुगत होता है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। जैसे भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि भारत का जो सरकार का मुखिया हो, मतलब कि जो राज्य का मुखिया होगा, देश का मुखिया होगा, उसको एक प्रकार से वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, यानी कि मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। वंशानुगत नहीं होगा, अनुवांशिक नहीं होगा। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तो यानी कि मोनार्की अभी भी वहाँ पर मोनार्की का एक भाग थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वहाँ पर कैसा शासन है भैया? वहाँ पर एक प्रकार से अनुवांशिक राजा होता है, जैसे कि राजा का पुत्र राजा, ऐसे ही आप देखते जॉर्ज पंचम ऐसे से चले आ रहे हैं, तो उनके पुत्र से पुत्र, ऐसे विक्टोरिया, ऐसे उन्हीं की राजा। तो आज भी वहाँ पर एक प्रकार से यही चीज़ें विद्यमान है। भारत में क्या है? भारत में तो क्या है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। सांसद, विधायक और ये सब वोट देते हैं, और उसके बाद में फिर चुनाव होता है। तब राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल पर होता है, राष्ट्रपति बदलता रहता है। तो ये यानी कि जो भारत देश का मुखिया है, भारत देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और भारत सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। सरकार का मालिक प्रधानमंत्री, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के पास जो भी वीटो पावर होता है कि कोई संसद में कानून पास हुआ और कानून एक प्रकार से मान लेते हैं उसके पास सिग्नेचर के लिए गया, राष्ट्रपति को नहीं मन है कानून पास करने का, जेब में उठा कर रख लिया, काम खत्म, पढ़ो निकलो, बोल दिया जाओ। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ ही समय के लिए। अब फिर से संसद वाले दूसरा कानून बना देंगे, पास करने के बिना सिग्नेचर के हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी पावर बस केवल नाम मात्र की। जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं, आपके दादा राष्ट्रपति हैं और पापा के हैं? प्रधानमंत्री हैं।
घर का मालिक, वैसे खेत पात का मालिक कौन है? खेत का मालिक कौन है आपके? खेत का मालिक है दादाजी। काम लेकिन कौन कर रहा है उस पर? पापा कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविक मालिक कौन है? पापा है, लेकिन लिखा पढ़ी मालिक कौन है? राष्ट्रपति, मतलब कि दादाजी हैं। सिग्नेचर करने के लिए एक प्रकार से बेसिकली आप देखते हैं दादाजी का सहारा आप लेंगे। और विनोद के लिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, ठीक है। नहीं आप सोच ले कि राष्ट्रपति जी को ऐसे बोल रहे, नहीं। तो जैसे दादाजी से क्या करेंगे, किसी खेत किसी को लिखवाना हो तो दादाजी का सिग्नेचर लगेगा। पापा, दादाजी, पिताजी देख लो, हाँ सिग्नेचर कर दिया, हो गया काम, ठीक है। तो ऐसे ही संसद के लोग जो होते हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के सामने, प्रभु सिग्नेचर मार दियो, पास हो जाए कानून, ठीक है। राष्ट्रपति ना ही मन है, उठाए जमीन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कभी कभी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं। राष्ट्रपति बेसिकली वही व्यक्ति बनता है जैसे सांसद विधायक वोट देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सांसद विधायक कहाँ के होते हैं? सांसद और विधायक ये सब जो वोट देते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति अधिकतर जो सत्ता पक्ष होता है उसी का जीतता है। जैसे अभी देखते हैं रामनाथ कोविंद जी भाजपा के ही, कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं भाजपा के लोगों ने ही उनको जितवाया है, वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं पे राष्ट्रपति जो होते हैं सत्ता पक्ष के ही होते हैं। कभी कभी क्या होता है जब चुनाव मतलब कि बदल जाता है राष्ट्रपति का, और उनका चुनाव थोड़ा अलग अलग तो होता है अलग अलग समय पर, तो कभी कभी जो है मतभेद होता, तब राष्ट्रपति अपने प्रयोग करता है अपने पावर का, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान की सब विशेषताएं। अगला टॉपिक, तो एक प्रकार से जो रिपब्लिक देश होता है उसका जो देश का मुखिया होता है वो एक प्रकार से वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि एक प्रकार से जो रिपब्लिक स्टेट नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पर एक प्रकार से क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ का अध्यक्ष जो होता है वो एक प्रकार से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, वहाँ पर वंशानुगत है। अगला टॉपिक आपका है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए, उसकी प्रकृति और उसकी विषय क्षेत्र के बारे में आप बताएं। देखिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट की परिभाषा, उसका नेचर और उसका विषय क्षेत्र स्कोप, ये आपको पढ़ लेना है। इसका टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर 1 में पूरा विस्तार से, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये सब टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं ये सब टॉपिक मॉडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से और महामैराथन क्लास के माध्यम से मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग एक प्रकार से परेशान नहीं होइएगा। आप इन टॉपिक को अगर आपके पास सीरीज वगैरह तो आप पढ़ लीजिएगा, तैयार करते रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं भी प्रयास करूंगा आपके लिए। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, और उसकी स्थिति। अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या योग्यता है, अमेरिकी के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, कौन राष्ट्रपति बने? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है ब्रिटेन में विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि के शासन पर टिप्पणी कीजिए, यह प्रश्न खूब पूछा गया है। और राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति को लेकर के अमेरिका में ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है मॉडल पेपर के, क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, और इसके अलावा जो भी क्लास मैं करवाता हूँ यूट्यूब पर, उन सभी की पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेने हैं, साथ ही साथ में को करिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पीडीएफ प्राप्त करना है, या और जो आपके सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, और साथ ही साथ में आपको को करिकुलर का भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषण क्षमता, डिजिटल जागरूकता का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। आपको एक प्रकार से जो है पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट नेम क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में एक प्रकार से जैसे ही आप ये सेंड करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। मात्र 100 रुपये में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके बचे हैं, ठीक है, उन दोनों सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो इन सभी के ऑब्जेक्टिव देखिए अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय टाइप के भी क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ नोट मिलेंगे, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के, ठीक है। और साथ ही साथ में एमसीक्यूज का भी मैं दूंगा, पेपर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं और मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आपके 2 सब्जेक्ट तो ये हो गए, इसके अलावा आपका को करिकुलर का भी मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का जो भी यूट्यूब पर क्लासेस आपकी हो रही लगभग और लगभग प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, लगभग 10-12 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इसके को करिकुलर के। तो आपका जो रीजनिंग वाला और कंप्यूटर वाला पोर्सन है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी। बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करता हूं, तो बहुत ही चीज़ें आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे डीडीयू के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डीडीयू के बच्चों के लिए एमसीक्यूज पेपर आने वाले, तो एमसीक्यूज का भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट आपके मेन होंगे। ऐसे ही आप देखते हैं मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी या मतलब सभी विश्वविद्यालयों के लिए मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली। राम मनोहर लोहिया हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका
छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, CCSU चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा आपका जो है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। आपका जो है ये क्या नाम है भैया, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे बिहार के कई विश्वविद्यालय, तो इन सभी के लिए एक प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी परीक्षाएं आपकी NAP के तहत होती हैं, NAP मतलब की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, ठीक है। और उसके तहत सेमेस्टर टाइप की परीक्षा जब से हो रही, तो सेमेस्टर में अगर आप हैं 5th सेमेस्टर में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। 91 से 93 62 पर SMS करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलें, अगला टॉपिक आपका क्या पढ़ना है भैया। अगला टॉपिक आपका 5वां टॉपिक है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसमें जो शक्तियां हैं उसकी, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कैसे किया जाता है, ठीक है। और उसकी शक्तियां क्या क्या, उसके पास क्या क्या पावर हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य हैं उसके, इसको आपको बताना है। ये टॉपिक आपका तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और बहुल कार्यपालिका। मैंने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में आपको बताया। देखिए, स्विट्जरलैंड ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। बाकी अपने यहाँ पर कैसा प्रजातंत्र है भैया भारत में कैसा प्रजातंत्र है, भारत में कैसा प्रजातंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है भैया अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और स्विट्जरलैंड में कौन सा लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में कैसी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर जनता क्या होती है, खुद कानून बनाती है, जनता डायरेक्ट शामिल होती है कानून बनाने में, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ी कंट्रीज है, बड़े क्षेत्रफल है, बड़ी जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है। तो ऐसे में एक प्रकार, मैं देखो कितने फक्र से मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत, ठीक है तो है। तो कहीं ना कहीं पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर संभव नहीं है। क्लियर, स्विट्जरलैंड में संभव इसलिए क्योंकि छोटा सा प्रांत है, छोटा सा देश है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। वहाँ पर बहुल कार्यपालिका भी है, तो इन दोनों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ लेना है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या डिफरेंस होता है, इस भी मैं आपको वैसे क्वेश्चन पेपर में रखता हूँ प्रश्न, एक आध बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ही शासन लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि जनता मनमाने ढंग से। अच्छा, भारत में कैसा है, भारत में क्या है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, संसद में जाते हैं, हम सांसदों को यहाँ से जिताते हैं। सांसद कहाँ पर बैठते हैं, दिल्ली में जाकर के बैठते हैं। 545 सांसद अलग अलग क्षेत्रों से देश के चुने जाते हैं, ठीक है। वो एक एरिया को कवर करते हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर के संसद में बैठ करके जनता की बातों को रखते हैं वहाँ पर। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, अपना भारत देश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, प्रजातंत्र वहाँ पर जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में, और बहुल कार्यपालिका को लेकर के बहुत प्रश्न पूछा गया। अगला टॉपिक आपका है उदारवादी लोकतंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछा गया। उदारवादी लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके अलावा इसकी विशेषताएं, इसके गुण और इसके मतलब सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा चीन में साम्यवाद की स्थापना कैसे होती है, चीन में साम्यवाद की स्थापना को लेकर के चीज़ें जो बताई जाती हैं इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा। चीन में साम्यवादी व्यवस्था से लेकर के कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा था कि चीन में साम्यवाद की स्थापना करने वाले माओ त्से तुंग जो था उसके प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालिए। तो माओ त्से तुंग के विचारों के साथ चीन में साम्यवाद की स्थापना के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उदारवादी लोकतंत्र के बारे में प्रश्न आता है कि उदारवादी लोकतंत्र क्या है, मुख्य सिद्धांत इसके कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और तुलनात्मक राजनीति में प्रश्न क्या पूछा जाता है भैया, तुलनात्मक राजनीति में कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं तथा कमियों का मूल्यांकन कीजिए। तो इससे प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हैं। अगला टॉपिक आपका है न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका और भारत के संदर्भ में, यानी न्यायिक पुनराविलोकन की एक शक्ति होती है। न्यायिक पुनराविलोकन की अगर बात की जाए, न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका के संविधान में कैसा है और भारत के संविधान में कैसा है, इसको लेकर के आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है। न्यायिक पुनराविलोकन की चीज़ों को आपको जानना है, समझना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। न्यायिक पुनराविलोकन से आप क्या समझते हैं, अमेरिका और भारत के संविधानों के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको पढ़ लेना। न्यायिक पुनराविलोकन बेसिकली एक प्रकार से क्या होता है, जब भी कोई निर्णय हो जाता है, निर्णय के बाद में फिर से दोबारा से कहता है कि भाई आप इस पर चर्चा करो, इसका निपटारा करो, ठीक है। या संविधान में कोई कानून बन गया तो फिर कानून को फिर से एक प्रकार से क्या होता है, उसको चेक किया जाता है। क्लियर। स्विट्जरलैंड और चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड और चीन के संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है, तो आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। वैसे स्विट्जरलैंड की अगर बात की जाए, स्विट्जरलैंड जो है वो बड़ा छोटा देश है, तो उसमें संविधान जो है एक पर ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। स्विट्जरलैंड में क्या है, कार्यपालिका 7 सदस्य होते कार्यपालिका में, उसकी एक समिति होती है, उसमें निहित होती है, और इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका को संघीय परिषद भी कहा जाता है वहाँ पर।
7 सदस्य होते हैं, ठीक है। संविधान के द्वारा उनको निर्धारित किया था कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे, ठीक है। विश्व की सबसे वैधानिक अनोखी पद्धतियों में से एक है। ये ना संसदात्मक पद्धति है ब्रिटेन का संविधान, ना ही अध्यक्षात्मक है, बल्कि दोनों कार्यपालिकाओं का समावेश इसमें है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। 7 सदस्यों में से 4 सदस्य इसमें जर्मन भाषा के, 2 फ्रेंच भाषा के और 1 इटालियन भाषा के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्विस संविधान में क्या है, निर्मित और लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान विशेषता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बहुल कार्यपालिका है, कठोर संविधान है, संघात्मक शासन की व्यवस्था, संघात्मक और बेसिकली जो है एकात्मक दोनों प्रकार के, अध्यक्षात्मक और मतलब कि संघात्मक शासन की व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था यहाँ पर दोनों है, ठीक है। देखें, संघात्मक व्यवस्था दूसरी है, संसदात्मक व्यवस्था दूसरी। संसद मतलब होता है संसद होता है, अध्यक्षात्मक मतलब होता है अध्यक्ष, यानी चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का एक प्रकार से चुनाव नहीं होता है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक में चुनाव होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये सही सब विशेषताएं आपको पढ़नी थी। चीन में एक देश दो शासन व्यवस्था को लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो इस तरीके से ये 10 टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतर थे जो मैंने आपको करवाए। अब इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा, इसके बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।